हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरोनिक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो इस टॉपिक को बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आपके बनते हैं, चाहे वो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर हमारी सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कंबाइन हो चुकी हैं थ्रू द CUET एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन में आपका ये टॉपिक है बिल्कुल कवर किया जाएगा और कोई ना कोई एक आपका टाइप से एक क्वेश्चन आपका अराइज हो जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ना होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और एक और हमारा बचता है जो कि है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें पढ़ना होगा। बेसिकली क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में पूरा लेक्चर होने वाला है। सो गाइज़, आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलने वाली सभी की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ ही आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम आपके सभी के सभी सब्जेक्ट्स के MCQs को डिस्कस करते रहते हैं और आपकी क्विज़ को भी वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे आपकी जो स्टडी है वो और इम्प्रूव हो सके। और हम लोग वहाँ पर आपके लिए स्टडी मटेरियल्स भी शेयर करते रहते हैं। और जो आज की वीडियो होने वाली है वो आपके दोनों लेवल को टच करेगी, चाहे आप BCom लेवल को देख रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, या फिर आप MCom लेवल को कंसीडर कर रहे हो। ये वीडियो आपके दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बेसिकली ये होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो बेसिक मतलब यही होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो लोग बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को सेट किया हुआ है, अपने वर्कर्स को सेट किया हुआ है, उसका हमने हायरार्की किस तरीके से तैयार की हुई है, उसका फ्रेमवर्क दिखाना होता है। और जिससे क्या होता है ना कि अगर कोई भी पर्सन, अगर वो किसी कंपनी का है या फिर उसी कंपनी का ही एक सदस्य होता है, मेंबर होता है, तो वो भी अच्छे से उस डायग्राम को देखकर, उस फ्रेमवर्क को देखकर अच्छे से बता सकता है कि किसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसके पास कितनी अथॉरिटीज़ हैं और कितने लोगों को कौन कंट्रोल कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से डिवाइड कर दी जाती हैं, उसको देखकर ही वो समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को रखना ही एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से दिया हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। ये एक आपका स्पेसिफिक पैटर्न होता है रिलेशनशिप का, विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये आपका तब तैयार होता है जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहे होंगे। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको इस तरीके से रखा जाता है, डिवाइड किया जाता है उनके टास्क के अकॉर्डिंग, ताकि उनको जैसी स्किल है वैसा ही काम मिल सके और वो लोग अच्छे से उस टास्क को परफॉर्म कर सकें। आगे क्या दिया है, द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर एंड द अदर एम्प्लॉयज़ फॉर परफॉर्मिंग दियर फंक्शंस। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है, आपका बेसिक फ्रेमवर्क आपका तैयार कर देता है। किन किन के बीच में होता है, आपका मैनेजर के बीच में होता है और बाकी सारे मैनेजर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, और जो भी वर्कर्स होते हैं, आप कह सकते हो कि टॉप लेवल से आपका लोअर लेवल तक के सारे यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे लोग इसी एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो जाते हैं। चाहे आप बात कर लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, या आप बात कर लीजिए यहाँ पर किसी छोटे से एक वर्कर की, तो सारे के सारे मेंबर्स इसके अंदर सेट हो जाएंगे। अगर कोई भी पर्सन बाहर का भी है
तो वो भी इसको इस डायग्राम को देखकर अच्छे से समझ जाएगा और बता देगा कि किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसके पास कितनी अथॉरिटीज़ हैं और किस पर्सन को कितने लोगों को और कौन सा पर्सन कितने लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर डायग्राम में दिखा दी जाती हैं। तो यही सारा एक प्रोसेस, यही सारी एक एक्टिविटी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम, ये आपका एक सिस्टम के तौर पर डिफाइन किया जाता है। सिस्टम कैसा सिस्टम? सिस्टम ऑफ जॉब पोजीशन, आपकी जॉब पोजीशन का एक सिस्टम के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जा सकता है। द टास्क या द जॉब असाइन टू दैम, उनको जॉब असाइन की जाती हैं इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। एंड द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपका रिलेशनशिप यहीं पर दिखाया जाता है, अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यही आपका बेसिक पूरा एक मीनिंग था, एक डेफिनेशन थी जिसको आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इनके अंदर हमें कई सारे टाइप पढ़ने होते हैं। टाइप पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा टाइप क्या बताता है और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा डीप नहीं आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि आपको एक प्रॉपर नाम दे दिया जाएगा किसी टाइप का और ऐसा नाम दे दिया जाएगा जो आप लोग जनरली यूज़ नहीं करते हो, उसका नाम बस आपको बुक्स में देखने को मिलता है। तो कई बार वैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। सबसे पहले हम लोग का टाइप आ जाता है। टाइप्स में बात करें तो आपका आ जाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने नोट्स में दिखा रखी हैं, लेकिन हम उन सबको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें बस इसीलिए दी गई हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। सो क्या कहा गया है? लाइन ऑर्गेनाइजिंग क्या कहा गया? लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फ्रेमवर्क फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका होल ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक फ्रेमवर्क है। इट रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप थ्रू विच अथॉरिटी फ्लोज। इसके अंदर आपकी अथॉरिटी फ्लो करती हैं और आपका डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप बनता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म। इसको सबसे पुराना और सबसे सिंपल फॉर्म कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोला जाता है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर बता सकते हो कि दैट इज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर ली जाए इनके किन किन नामों से जाना जाता है। तो नोन एज अ चेन ऑफ कमांड, इसको चेन ऑफ कमांड के नाम से जाना जाता है। स्कॉलर प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। और भी 2-3 नाम हैं जिनका मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको बोला जाता है साथ ही साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और आपका एक आ जाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन और आता है हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन, हम इसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अदर नेम हैं इन सब के, जो कि और सारे नामों से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करें द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द लोअर लेवल्स। तो यहाँ पर हमारी जो अथॉरिटी है वो आपकी कहाँ तक आती है? लोअर लेवल तक के जो है फ्लो होती है, हम लोग इसको बोल सकते हैं। एवरी पर्सन इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल पर्सन अंडर हिम एंड ही हिमसेल्फ इज़ अकाउंटेबल टू द सुपीरियर्स ओनली। तो इसके अंदर जो भी पर्सन होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं और जो भी पर्सन जिसके अंडर में होगा वो अकाउंटेबल किसके लिए होगा या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? अपने सबऑर्डिनेटर्स के ऊपर या अपने सुपीरियर्स के लिए ही वो अकाउंटेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो कि जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं तो वो आती हैं आपकी टॉप टू बॉटम कह लो या फिर टॉप टू लोअर बोल लीजिए। इस तरीके से आपकी अथॉरिटीज़ जो होती हैं फ्लो होती हैं नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट इससे अपोजिट होती है, वो क्या होती है, ऊपर को जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे नीचे वाला पर्सन जो है अकाउंटेबल किसके लिए होगा, अपने सुपीरियर के लिए होता है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, ये भी आपका 2 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। वैसे ये कई जगह पूछा नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा समझने में और आसान हो जाएगा। पहला आपका आता है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपका आता है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इन प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑल पर्सन एट अ गिवन लेवल परफॉर्मेंस द सेम टाइप ऑफ वर्क, द डिविजन्स आर सोलली फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन। तो बेसिकली जो आपका प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन या आप एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही है कि वो ऐसा डायग्राम प्रेजेंट करते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपका CEO हो जाएगा, फिर आपके मैनेजर्स आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी मैनेजर की बात कर लीजिए, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हो जाए आपके, या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, जो भी अदर होते हैं, फंक्शनल मैनेजर जो भी हों, वो सारे मैनेजर आते हैं और सबके जो टास्क होते हैं और सबके जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, वो सबके पास बिल्कुल इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, सेम टाइप का सभी लोग वर्क कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि फोरमैन A, फोरमैन B, फोरमैन C। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके नीचे फोरमैन काम कर रहे हैं 3 तरीके के, और फोरमैन के नीचे कौन कर रहे हैं काम, वर्कर्स कर रहे हैं, वो भी सेम स्ट्रक्चर आपका तैयार हो रहा है। वर्कर्स के नीचे कौन काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 4 लोग और काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर डायग्राम आपका तैयार हो जाता है, स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाता है, एक सेम टाइप ऑफ वर्क हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल में क्या होता है, ये भी सेम होगा आपका, लेकिन इसको थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाता है और ये आपका इंटरप्राइज लेवल तक का हो जाता है, वेयर वर्क्स आर डिवाइडेड ऑन फंक्शनल बेसिस एंड डिपार्टमेंट्स। इसको डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है। द डिपार्टमेंटल टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स द एंटरप्राइज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच आर कन्वीनियंट फॉर कंट्रोल पर्पस। ये आपके कंट्रोल पर्पस में आपकी हेल्प करते हैं, इसी वजह से इसको इस तरीके से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मेन आपका कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे आपके कई सारे मैनेजर आ जाएंगे, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, और ये सारी चीज़ें आपके आएंगी। देखिए आपका सेम हो जाएगा यहाँ से। पहले तो आपके ये जो आ रहे हैं आपके, वो सब आपके आ गए फंक्शनल मैनेजर आ गए, 1 2 3 4 तरीके का फंक्शनल मैनेजर आ जाते हैं। उनके नीचे जो है सेम टाइप का वर्क चलेगा। डिप्टी मैनेजर, सभी लोगों ने डिप्टी मैनेजर को हायर किया हुआ है, उसके नीचे सब लोगों ने सुपीरियर्स को हायर किया हुआ है, उसके नीचे सब लोगों ने वर्कर्स को हायर किया हुआ है। तो आप लोग जान सकते हो कि ये इसलिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसको आप देखकर ही समझ पा रहे होगे कि कितने लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन अथॉरिटी किसके पास ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। ये सारी चीज़ें आपकी इस डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यही आपका एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले तो हम मेरिट देखेंगे और हम थोड़ा सा डीमेरिट भी देखेंगे। सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, 1 2 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि बेनिफिट क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, क्या मेरिट हैं, तो वो पहली बात तो एक स्टेबल होता है, फिक्स्ड नेचर होते हैं उसके, वर्टिकल रिलेशनशिप होता है जो कि आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका हो जाता है, नेचर भी आपका हो जाता है, वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, इकोनॉमिकल होता है, क्विक डिसीजन ले सकते हैं हम लोग उसमें, कुछ भी और कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होती है जिससे हम लोग डिसीजन लें, हमें टाइम लगे, ऐसा कुछ। स्केलर प्रिंसिपल एंड यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पर एक बॉस एक लोग के ऊपर होता है, ऐसा ये प्रिंसिपल में बताया जाता है। ये आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। सुटेबल फॉर स्मॉल इंडस्ट्री एंड वेयर देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑटोमेशन, ये आपका स्मॉल इंडस्ट्री तक के लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बॉटम टू टॉप जाती हैं और अथॉरिटी आपकी टॉप टू बॉटम तक जाती हैं। मैनेजरियल राइट्स की हम बात करें तो आपका टॉप टू बॉटम, जैसा कि हम लोग बात की अभी अथॉरिटी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। ये डीमेरिट की बात करें, क्या कमियां हैं यहाँ पर, तो देयर इज़
कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो भी अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल के पास ही होती है, कंसंट्रेट फोकस्ड वो टॉप लेवल पर ही रहते हैं। यहाँ पर छोटे लोगों की बात कम से कम सुनी जाती है, इस वजह से ऐसा बोला गया कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन की ये डीमेरिट है। कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, कम्युनिकेशन भी सेम वही चीज़ें हैं कि जो ऊपर से आदेश आएंगे, डायरेक्शन मिलेगा, वो टॉप टू बॉटम तक आएगा। देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो लोग अपनी बात नहीं रख सकते। इट लैक्स स्पेशलाइजेशन एज अ लाइन मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, स्पेशलाइजेशन आपका होता है और किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलती है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही मैनेजर, आपके लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यही सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं डीमेरिट में। लेकिन देखा जाए तो आपका ये सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ से आपका ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा और ज़्यादा कुछ नहीं बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लाइन एंड स्टाफ की। इसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं। लाइन एंड स्टाफ में क्या बोला गया है? लाइन एंड स्टाफ भी बिल्कुल सेम लाइन की तरह होता है, वो भी अथॉरिटी यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम चलती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाती है, वो आ जाते हैं आपके एक्सपर्ट्स। यहाँ पर आपके एक्सपर्ट्स जुड़ जाएंगे जो कि आपको क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे। एडवाइज़र जुड़ जाते हैं यहाँ पर, बस इतना सा ही चेंज है और कुछ नहीं है। हम लोग देखते हैं क्या है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर फंक्शनल और लाइन स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन इसको बताया गया है। फंक्शनल क्या है वो मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा। लाइन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लाइन एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली कंसर्न विद द accomplishment of primary objectives. To provide specialized assistance to line manager, staff positions are created. Staff means a stick in the hand for support. Thus, the staff helps the line executive in their work. They play the role of an advisor. सो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, जो भी आपका लाइन चल रहा था सेम का सेम लाइन जैसा ही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। पहले आपके जो भी आएंगे वो ऊपर आ जाते हैं, आपके सीईओ आ जाएंगे, हेड्स आ जाएंगे, सुपीरियर्स आ जाएंगे, फिर आएंगे आपके फंक्शनल मैनेजर आ जाएंगे जो कि आपके मार्केटिंग मैनेजर बोल लीजिए, प्रोडक्शन मैनेजर बोल लीजिए, फाइनेंस मैनेजर बोल लीजिए। उसके नीचे भी सेम वही का वही सेम प्रोसीजर चलेगा। फोरमैन आएंगे ABC, वर्कर्स भी आपके सेम रहेंगे ABC। फोरमैन के नीचे जो वर्कर है, दूसरे फोरमैन के नीचे भी एक अलग वर्कर रहेगा। मतलब सेम का सेम कॉन्सेप्ट आपका चलता है यहाँ पे। लेकिन आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया है, जो कि आपके एक्सपर्ट्स की मैंने बात की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो भी है डिपार्टमेंट, वो लोग एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं यहाँ पर, और जो भी एडवाइस लेनी होती है वो उनसे एडवाइस लेते हैं, और आगे इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है वो सब उनके ऊपर होता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया है, इकोनॉमिस्ट को हायर किया हुआ है। यहाँ पर उनके पास एक इकोनॉमिस्ट है, फिनेंस मैनेजर भी है, यहाँ पर लीगल एडवाइज़र है उनके पास। और इनका काम क्या है, ये आपके तीनों डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट और लीगल एडवाइज़र जो हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर और आपका फिनेंस मैनेजर तीनों को क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी मैंने सर्कल की है यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाया है, वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स। ठीक है, वो आपके आते हैं एडवाइस करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लाइन बेसिस पे ये लोग पहले से वर्क करते आ रहे थे। स्टाफ में आपके आ जाते हैं एडवाइज़र्स, ठीक है, एक्सपर्ट जिसे हम बोलते हैं। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, नेचर की बात कर लें, तो ये क्या करता है? इम्प्रूवमेंट है आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पर।
तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो अभी आप लोगों ने जाना नहीं है क्या होता है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर बोला जाता है कि फंक्शनल और लाइन एंड स्टाफ में कौन बेटर है, तो आप लोग लाइन एंड स्टाफ को ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्रूवमेंट का काम करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका एक नेचर आ जाता है कि अगर बात की जाए कि लाइन एंड जो फंक्शनल है उसका कॉम्बिनेशन कौन है, ठीक है, लाइन एंड फंक्शनल कॉम्बिनेशन कौन है, तो आप लोग बता सकते हो। वर्टिकल इन नेचर, ये वर्टिकल में काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है बॉटम टू टॉप जाती है और आपकी अथॉरिटी है टॉप टू बॉटम आती है, सेम वैसा ही प्रोसीजर है। यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और आपकी मेरिट में भी यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। डी मेरिट में हम लोग बात कर लें तो क्या है, ऑलवेज इट क्रिएट्स कन्फ्यूज़न, ये हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। कैसे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, बस यही कन्फ्यूज़न आ जाता है, उनको देखने में मिलता है कि लाइन और स्टाफ में जो रिलेशनशिप अच्छी क्रिएट नहीं हो पाती, ठीक है, ये एक डीमेरिट देखने को मिलती है। स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट अकाउंटेबल एंड दे मे नॉट टेक द टास्क सीरियसली, तो ये कहा जा रहा है कि स्टाफ जो हैं, या कह लीजिए जो आपके एक्सपर्ट हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो एक तो अकाउंटेबल नहीं होंगे, वो बस अपना टास्क जो है अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वो लोग अपनी एडवाइस करेंगे, सजेशन देंगे, अच्छा काम होता है नहीं होता है उनसे उसको मतलब नहीं होता है। और अकाउंटेबल की बात की जाए तो वो अकाउंटेबल कौन होंगे, आपके जो लोअर लेवल के जो वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, वही आपके जो हैं अकाउंटेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फंक्शनल की। तो फंक्शनल क्या है, फंक्शनल आप नाम से समझ पा रहे हो कि बेस्ड ऑन फंक्शन, जो कि फंक्शन पर बेस होंगे, वो हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वाज डिवाइस्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आता है और इसको डिस्कवर किसने किया है, वो हैं आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि फादर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन है, तो आप एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, फादर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओके। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो कि बेस्ड ऑन फंक्शन होते हैं ये सारे। इट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शनल फोरमैनशिप अंडर दिस मेथड, इस मेथड के जो अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं वो देख लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज इज़ क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़, तो आपका जो भी यहाँ पर डिवाइड होंगे, ठीक है, मैनेजर्स, तो वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, फंक्शन बेसिस पे किए गए हैं। मान लीजिए आपने कोई भी टास्क यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आप A to Z टास्क ले सकते हैं, लेकिन टास्क क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से होकर गुजरने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो कि एक जो फंक्शन है वो किसी और के पास जाएगा, दूसरा फंक्शन है किसी और के पास जाएगा। ये बेसिकली तभी आपका होता है जब आप बड़े टास्क को कंप्लीट करते हो यहाँ पर। तो बड़े टास्क के अंदर क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक अकेला पर्सन हैंडल नहीं कर पाता, तो अलग अलग यहाँ पर आपके जो हैं मैनेजर्स को हायर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आपका हेड हो जाता है और उसके अंदर R&D मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, डिवीज़न प्रोडक्ट जेड, ठीक है। ये आपके 4 जो हैं अलग अलग टाइप के फंक्शनल मैनेजर हैं जो अलग अलग टाइप का फंक्शन कर रहे हैं। अब वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों को सेट करने वाले हैं। कुछ भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर सेल्स मैनेजर हैं तो आप सेल्स से जुड़े ही लोगों को हायर करेंगे। एक प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हायर करेगा, फाइनेंस मैनेजर तो फाइनेंस से रिलेटेड ही हायर करेगा, वो कुछ भी दूसरों को देखकर नहीं करने वाला। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं। तो यही आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बात की जाती है। अब यहाँ बात की जाए कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पर फ़ायदा ये है कि इट हेल्प्स टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो पहले बात तो यही आपकी हो जाती है कि ये आपको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम देते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि काम कुछ और जानते हैं, करा कुछ और रहे हैं, तो इस तरीके से काम भी अच्छा नहीं हो पाएगा और उस पर्सन को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सबऑर्डिनेट्स कैन मेक यूज़ ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ फंक्शनल एक्सपर्ट्स। इट लीड्स टू जॉइन सुपरविजन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स
ये भी आपका हो जाता है। देयर इज़ एक्सपर्ट एंड बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज बाई फंक्शनल एक्सपर्ट। इम्प्रूवमेंट है आपका ओवर किस पर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन पे आपका एक इम्प्रूवमेंट होता है। और इससे बड़ा इम्प्रूवमेंट कौन है आपका, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, लाइन एंड स्टाफ है। ठीक है, डीमेरिट में आप देख लीजिए क्या है, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एज द सबऑर्डिनेट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू अ नंबर ऑफ सुपीरियर्स। तो आपका ये एक जगह फेल हो जाता है, जो कि आपका है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में बोला जाता है कि वन बॉस होना चाहिए एक आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर फेल हो जाता है, यहाँ पर एक के ऊपर दो बॉस भी हो सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए कि जो फाइनेंस के स्टाफ हैं, ठीक है, जो फाइनेंस मैनेजर के स्टाफ होते हैं, उनसे फाइनेंस मैनेजर भी पूछ सकता है कोई भी टास्क, और उनसे जो हेड होगा जिसके अंडर में फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे हैं, वो भी उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो बॉस है यहाँ पर डबल बॉस हो जाते हैं, मल्टीपल बॉस हो जाते हैं। इस वजह से ये जो प्रिंसिपल है आपका वो फेल हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई किसी ना किसी एक प्रोजेक्ट के लिए हमें काम करना है और उस टास्क को हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस प्रोजेक्ट के लिए ही, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के बेस पर ही लोगों को हायर किया जाता है, उन्हें असाइन किया जाता है टास्क के लिए, बस ऐसा ही कुछ है। द यूज़ ऑफ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इसका यूज़ जो है कुछ समय पहले से, कुछ साल पहले से बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। इट इज़ करंटली बीइंग एम्प्लॉयड इन न्यूमरस अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका डायग्राम कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका डायग्राम क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो बेसिकली आपका कोई भी एक टास्क होता है, वो टास्क को आप एक प्रोजेक्ट के तौर पे करना चाह रहे हो, ठीक है। कोई बड़ा काम होता है, कोई बड़ा टास्क होता है, तो आप लोग उसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर आप उसको बना देते हो और वो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको हायर किया, और उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाफ हायर करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट मैनेजर 1, 2, 3 हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 ही प्रोजेक्ट हैं आपके, कई बार ऐसा होता है कि 1 प्रोजेक्ट है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपके वर्क करने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन इसी तरीके से होता है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और उसके अंदर जो होंगे उसकी कंट्रोल में वो इस तरीके से लोग काम करते हैं। स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3, स्टाफ 4, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है उतने यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है, मेरिट की बात की जाए, क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। इट अलाउज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है स्पेशलाइजेशन का, या फिर कह सकते हैं जो स्पेशल पर्सन हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग मान के चलिए कि कोई भी एक टास्क होता है, कोई एक प्रोजेक्ट होता है, तो आप उस प्रोजेक्ट पर क्या करोगे, उसी टाइप के लोग को रखोगे जो वो काम जानते होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो अपने काम में एक्सपर्ट है, इसीलिए आपने उस काम के लिए उसको रखा हुआ है। तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती हैं वो और अच्छी होती चली जाती हैं, ये बेनिफिट सबसे अच्छा है। और उस पर्सन से आप करवा रहे हो, एक एक्सपीरियंस पर्सन से, तो आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग रिसोर्सेज बाई अलोकेटिंग दैम व्हेन दे आर नीडेड। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटीज़ के साथ काम मिल जाता है, एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो काम आपके जो प्रोजेक्ट है आपका बहुत अच्छे से हो पाता है। यहाँ पर डीमेरिट्स कुछ दी हुई हैं, क्या है, इट हैज़ अ लिमिटेड टाइम। तो आपको ये तो पता है कि यहाँ पर कोई भी एक प्रोजेक्ट हम लंबे समय तक नहीं खींच सकते, या फिर कह नहीं सकते कि आपका लाइफ टाइम की तरह एक जॉब है ये, वो कुछ नहीं होता है। आपको पर्टिकुलर चाहे तो 1 महीना ले लीजिए, 6 महीना, या फिर 1 साल तक का प्रोजेक्ट आपके
टास्क के अकॉर्डिंग ये सेट किया जाता है एंड क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी अमॉन्ग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से आपके प्राइवेट काम की तरह होता है कि आज है काम, उसका टास्क खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सिक्योर नहीं, फिर आपको अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ है और आपने अगर सही काम नहीं करके दिया है तो आपको प्रोजेक्ट बीच में छोड़ना भी पड़ जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर वर्टिकल अथॉरिटी मेक्स द जॉब ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल अथॉरिटी जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बट विदाउट अथॉरिटी ओवर पीपल इन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो भी अथॉरिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, वही जैसा काम करवाते हैं उस तरीके से उनको काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेरिट एंड डीमेरिट हो जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैट्रिक्स में हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मिला हुआ है यहाँ पर, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या था जो कि हमने अभी डिस्कस किया, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजर रखने पड़ते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम को ऐसे डिवाइड करना पड़ता है कि वहाँ पर फंक्शन के बेसिस पे रखना होगा। वहाँ पर कई सारे फंक्शनल मैनेजर काम करते हैं। फंक्शनल मैनेजर चाहे प्रोडक्शन मैनेजर ले लीजिए और या मार्केटिंग मैनेजर ले लीजिए, फाइनेंस मैनेजर ले लीजिए, इस तरीके के जो लोग हैं वो काम कर रहे होंगे। तो दोनों लोगों का एक कॉम्बिनेशन ये तैयार हो जाता है, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है पॉल आर लॉरेंस एंड स्टैनली एम डेविस की। वो क्या है? एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज मल्टीपल कमांड सिस्टम, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एम्प्लॉयज मल्टीपल कमांड सिस्टम के बेसिस पे कर रहे हों, दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर बट ऑल्सो रिलेटेड सपोर्ट मैकेनिज्म एंड एन एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड बिहेवियर पैटर्न। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? आप लोग देखते हुए आते हो कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आपको काम करना है बेस्ड ऑन यूनिटी ऑफ कमांड। जहाँ पर कहा जाता है कि आपको एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, वन बॉस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो क्या हो जाता है? ये हो जाता है फेल। अब वो कैसे फेल होगा वो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटर्स के ऊपर 2 या 3 बॉस भी हो सकते हैं। यहाँ इसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल बॉस हो सकते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन लीड्स इन ओवरलैपिंग ऑफ कमांड कंट्रोल एंड बिहेवियर पैटर्न। तो वही सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई। और आगे क्या है? ये एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर देखिए किस तरीके से डिस्कस किया हुआ। जैसे कि जनरल मैनेजर हैं जो आपका हेड है मेन, ठीक है। और आपको ये जो ऊपर से एक एरो देखने को मिल रहा है वहाँ पर आपके आते हैं फंक्शनल मैनेजर, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। पहले या तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपके यहाँ पर ऊपर से आ रही है एरो वो आपके आ जाते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर आपके आते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी। यहाँ पर देख लीजिए आप, उसी तरीके से काम होना है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल मैनेजर, ये सारे हो गए फंक्शनल मैनेजर। प्रोजेक्ट के अंदर क्या था? प्रोजेक्ट मैनेजर ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, वहाँ पर भी सेम टाइप के स्टाफ रखे जाएंगे। यहाँ पर जो आपका एक प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल क्या कहता था कि यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस, वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, मान लीजिए मार्केटिंग का एक स्टाफ है, तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा होगा तो उससे प्रोजेक्ट मैनेजर भी पूछ सकता है कि आपने क्या किया, किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर उसको अपने अकॉर्डिंग काम को लगा रखा है काम कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का है, उनकी खुद की कंपनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो तो बाहर से हैं किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन जो मैनेजर हैं, फंक्शनल मैनेजर, वो तो वहीं के होते हैं। तो वहाँ पर वो सब भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
वहाँ पर उनको वो भी अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पर बताए गए हैं। जो कि मेरिट्स की हम बात करें तो क्या है, इट फोकसेस अटेंशन ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट को ये लोग फोकस करते हैं, जिससे क्या होता है कि अच्छा एक कंट्रोल ऑल ओवर द प्रोजेक्ट हो पाता है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थे। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या बात थी, जो कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन थे। ठीक है, डीमेरिट की बात करें, क्या कमियां रह जाती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या है, पीपल रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर बोथ फ्रॉम फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, दस इट वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे कि हमने अभी शुरू में डिस्कस किया कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वायलेट हो जाएगी आपकी। यहाँ पर आपके दो मैनेजर्स आ जाते हैं वन बाय वन करके, दोनों आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों को आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड मेक कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट। यही चीज़ है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड आपका ख़राब हो जाता है तो आपकी कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको संभालना, उसको पूरा कर पाना। तो ये था आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई एक कोई कमेटी बनाई जाएगी। ये सेम आपका एक प्रोजेक्ट की तरह होता है। जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क की ज़रूरत पड़ जाती है, स्पेशल टास्क बोल लीजिए या फिर एक एडवाइजरी आप बोल लीजिए, या कह सकते हो कि स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो ऐसे टास्क के लिए हमें कमेटी बनानी पड़ती है, तब हम कमेटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बना पाते हैं। अ कमेटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये कुछ पर्सन्स का एक ग्रुप होता है, हु कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली फॉर्म टू डिस्कस अ प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ओवरकम इट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली फॉर्म करते हैं और किसी एक प्रॉब्लम पर ये लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और जो प्रॉब्लम होती है उससे वो लोग ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। दे मीट ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड बेसिस टू डिस्कस एंड डील विद द मैटर प्लेस्ड बिफोर इट। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात कर लें तो क्या है, अ कमिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 2 people एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। कम से कम 2 लोग होते हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं कमेटी में जो ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करती है। द स्कोप ऑफ कमेटी इज़ लिमिटेड। ठीक है, उनका जो स्कोप होता है उस कमेटी का लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ टास्क असाइन टू इट। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज़ फॉलोड। इसके अंदर यही होता है, वो लोग एक वोट के तौर पे काम करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यहाँ पर काम करता है। इट मे बी एग्जीक्यूटिव कमेटी और नॉन एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो दोनों में से कोई भी एक कमेटी हो सकती है। फ़ायदा क्या होता है यहाँ पर, फ़ायदा यही होता है सबसे पहले तो कमेटी में जो भी होते हैं वो एक पर्टिकुलर टास्क को, इस स्पेशल टास्क को करने के लिए आए हुए होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स भी हम लोग उसे बोल सकते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज टास्क करने के लिए आते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, मेरिट में क्या बोलेंगे, पूल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, वहाँ पर उन लोगों के पास पर्टिकुलर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से हमारा टास्क जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों की जो क्वेरी थी, हम लोगों का जो प्रॉब्लम था वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। मोटिवेशन थ्रू पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। टूल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। एवरी मेंबर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, thus it helps for management development. Representation of diverse interest group,
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, कंसोलिडेशन ऑफ अथॉरिटी। ये सारी चीज़ जब हमारी होती हैं एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा जो जिस काम के लिए हमने कमेटी बनाई थी वो काम हमारा अच्छे से हो जाता है। यही सारी चीज़ हमें इसके अंदर देखनी होती हैं। यहाँ पर हम लोग कमेटी की बात करें, कौन कौन सी कमेटी होती हैं, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो। बहुत सारी कमेटी होती हैं, लाइक फाइनेंस कमेटी, ठीक है, आपकी परचेस कमेटी, सेल कमेटी हो सकती है, और आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी हो सकती है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से कमेटी आपकी तैयार हो जाती हैं। प्रमोशनल कमेटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो यही था हमारा एक कंप्लीट लेक्चर, जहाँ पर हमने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखा। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए इसको, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।